हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 7th चैप्टर कंपनी का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, इस अध्याय में हमारा अगला टॉपिक है प्रविवरण। हमने देखा था कंपनी के प्रमुख प्रलेख हैं, जिनमें से पार्षद सीमा नियम हम पहले पढ़ चुके हैं, पार्षद अंतर नियम भी पढ़ चुके हैं। अब तीसरा है प्रविवरण। प्रविवरण का अर्थ क्या है? तो किसी भी कंपनी को शुरू करने से पूर्व जो कंपनी का प्रवर्तक होता है, उस प्रवर्तक को इन तीनों पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम और प्रविवरण, इन तीनों मुख्य प्रलेखों को रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करना होता है, तभी कंपनी का निर्माण संभव हो सकता है। तो अब ये जो प्रविवरण है वो क्या है? तो निजी कंपनी जनता से पूंजी एकत्रित करने का अधिकार नहीं रखती है। यदि किसी की निजी कंपनी है तो वो जनता से पैसा लेकर कार्य नहीं कर सकती, लेकिन यदि सार्वजनिक कंपनी है तो उसको व्यापार संचालन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और सार्वजनिक कंपनी जनता से प्रविवरण के द्वारा पूंजी एकत्रित करती है। अब प्रविवरण एक प्रकार का प्रस्ताव पत्र है जिससे जनता कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करती है और संतुष्ट होने पर अंशों को क्रय करती है। प्रत्येक कंपनी को अपने अंश बाहर जनता को बेचने होते हैं, ताकि वो अंश बेचकर जनता से जो राशि आएगी उस राशि से कंपनी को पूंजी प्राप्त होती है और कंपनी चलाने में सहायता मिलती है। तो यह प्रविवरण एक प्रस्ताव पत्र है और उस प्रस्ताव पत्र में कंपनी का के सारी जानकारी लिखी हुई होती है और जनता जब अंश क्रय करती है तो उस पूरी जानकारी को देखकर, पढ़कर जब उससे संतुष्ट हो जाती है, तभी वो किसी भी कंपनी के अंश या शेयर्स खरीदती है। तो ये जो कंपनी की जानकारी होती है, ये एक प्रस्ताव पत्र पर लिखी होती है, जिसको प्रविवरण कहते हैं। अब प्रविवरण की परिभाषा। तो प्रविवरण से आशय ऐसे किसी प्रविवरण सूचना या परिपत्र या विज्ञापन या अन्य किसी प्रलेख से है, जिसके द्वारा एक कंपनी अंशों अथवा ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करती है। यानी उस कंपनी की जानकारी के माध्यम से उन ऋण पत्रों को या अंशों को जनता को खरीदने के लिए आमंत्रित करती है कि जनता इन अंशों को खरीदे और फिर जनता को उससे जो फायदा होगा और कंपनी को जनता के द्वारा दिए गए पैसों का फायदा होगा, जो अंश खरीदने में जनता कंपनी को देगी, उससे कंपनी के संचालन में सुविधा होगी। तो ये एक ऐसा परिपत्र है जिसके द्वारा किसी भी कंपनी के अंश या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता आमंत्रित की जाती है। अब देखते हैं हम प्रविवरण के उद्देश्य क्या है। तो पहला है आकर्षण। अंश और ऋण पत्र क्रय करने के लिए जनता को प्रविवरण के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। प्रविवरण के द्वारा आमंत्रण दिया जाता है कि वो अंश और ऋण पत्रों को खरीदे। फिर है सूचना। प्रविवरण के प्रकाशन द्वारा जनता को कंपनी की स्थापना की सूचना मिलती है। जनता को यह पता चलता है कि ये कोई नई कंपनी खुली है और इसके बारे में उनको सूचना मिल जाती है प्रविवरण के माध्यम से। फिर विश्वास। प्रविवरण के द्वारा जनता को यह विश्वास दिलाया जाता है कि कंपनी में उनके द्वारा विनियोजित धन सुरक्षित रहेगा। ये प्रविवरण के माध्यम से उनकी राशि जो उन्होंने अंश पत्र या ऋण पत्रों को खरीदने में लगाई है, वो सुरक्षित कंपनी में रहेगी। ये विश्वास प्रविवरण के माध्यम से जनता को होता है। फिर है घोषणा। प्रविवरण में दी गई बातों की सत्यता के लिए संचालक गण उत्तरदायी हैं। इस बात की घोषणा प्रविवरण में की जाती है। यानी उन सबकी जवाबदारी संचालक की होती है, उत्तरदायी संचालक होता है। जो भी संचालक गण होता है वो उनके द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता का संचालक ही उत्तरदायी होता है। यानी जो भी प्रविवरण में जानकारी कंपनी के बारे में दी गई है वो पूरी सत्य है, इसका उत्तरदायित्व संचालक गणों के पास होता है।
ऐसी घोषणा वो प्रविवरण में करते हैं। फिर उत्तरदायित्व स्वीकारना। संचालकगण कंपनी के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करते हैं और इस घोषणा से जनता को अवगत कराया जाता है। अगला है टॉपिक प्रविवरण की विषय सामग्री, यानी किन किन विषयों पर प्रविवरण के अंतर्गत लिखा हुआ होता है। तो पहला है कंपनी के मुख्य उद्देश्य। प्रविवरण में कंपनी के मुख्य उद्देश्य लिखे होते हैं। फिर पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के नाम, पते और अन्य विवरण एवं उनके द्वारा किए गए अंशों की संख्या। यानी पार्षद सीमा नियम हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उस पार्षद सीमा नियम में सभी संचालक गणों के हस्ताक्षर होते हैं और उनके हस्ताक्षर के बाद उनके नाम, पते और उनके द्वारा अंशों की कितनी संख्या ली गई है वो सारा कुछ लिखा होता है। फिर विभिन्न प्रकार के अंश और उनकी संख्या। फिर संचालकों के नाम, पते और व्यवसाय, उस प्रक्रम को या उस कंपनी को कौन कौन संचालन कर रहा है, उनके नाम, पते और वो क्या करते हैं, उनका व्यवसाय। प्रारंभिक व्ययों की धनराशि। प्रविवरण के में प्रारंभिक जो व्यय होते हैं किसी भी कंपनी को शुरू करने के पूर्व, उन व्ययों का विवरण भी होता है। कंपनी के अंकेक्षकों के नाम, अंकेक्षकों के नाम और पते, कंपनी का जो भी ऑडिट करेंगे उनके नाम और पते। फिर कंपनी की न्यूनतम पूंजी सीमा, यानी एक पूंजी जो उनको अपने पास रखना पड़ती है, बाकी सारे शेयर्स उनको जनता को देने होते हैं, विक्रय करने होते हैं, तो कुछ अंश अपने पास उनको सुरक्षित रखना होते हैं, तो वो पूंजी की सीमा ये बताना पड़ती है। फिर अंशों के आवेदन और आवंटन पर देय राशि, यानी अंश कितने रुपए के हैं और कहाँ कहाँ उनको अलॉट किया गया है, कितने रुपए के हैं, ये सारी जानकारी। फिर अंशों के हस्तांतरण की विधि और उस पर प्रतिबंध। यदि अंश किसी को हस्तांतरित किए जाते हैं, यानी शेयर यदि किसी दूसरे को दिए जाते हैं, तो किस प्रकार, किस विधि से दिए जाएंगे या उस पर प्रतिबंध होगा या नहीं होगा, ये लिखा होता है। फिर कंपनी ने पूर्व में व्यापार किया हो तो लाभ और हानि की स्थिति का ब्यौरा। यदि कंपनी पहले से कोई और व्यापार कर रही है तो उस व्यापार में उसको हानि हुई है या लाभ हुआ है, इसका पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। फिर अंश हरण करने के नियम और विधि। फिर अभिधान सूची के खुले रहने का समय व तिथि। फिर है रजिस्ट्रार को एक प्रति भेजने की घोषणा। इन सारे की एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल स्वरूप जारी अंशों का विवरण और अभिगोपकों के नाम और पते और शोध्य पूर्वाधिकार अंशों की स्थिति में उनकी संख्या, भुगतान की तिथि एवं भुगतान की विधि, ये सारा प्रविवरण के अंतर्गत लिखा हुआ होता है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा स्थानापन्न प्रविवरण। तो प्रविवरण के अभाव में, यदि किसी कंपनी में प्रविवरण नहीं बनता है तो उसके अभाव में बनाया जाने वाला विवरण पत्र स्थानापन्न विवरण पत्र कहलाता है। यानी प्रविवरण के बदले में बनने वाला विवरण पत्र स्थानापन्न विवरण पत्र कहलाता है। सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर पाती है तो अंशों के आवंटन के 3 दिन के पूर्व यह स्थानापन्न प्रविवरण जारी करती है। यानी यदि सार्वजनिक कंपनी ने प्रविवरण जारी नहीं कर पाई होगी तो जब अंश बढ़ते हैं, अंशों का आवंटन होता है, अलॉट होते हैं, तब उसके 3 दिन पूर्व यह स्थानापन्न प्रविवरण जारी करना होता है। प्रविवरण में लिखी जाने वाली सभी बातें संक्षिप्त रूप से स्थानापन्न प्रविवरण में लिखी जाती है एवं इस पर भी सभी संचालकों के हस्ताक्षर होते हैं। स्थानापन्न प्रविवरण को रजिस्ट्रार के यहाँ फाइनल करना पड़ता है, रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल करना पड़ता है। यद्यपि यह जनता के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जाता है, परंतु फिर भी यह कंपनी तथा अंशधारियों के मध्य अनुबंध का आधार है। अगला टॉपिक है प्रविवरण में भूल, असत्य कथन और कपट के परिणाम। ये जो प्रविवरण है इसमें कंपनी के बारे में सब कुछ सही सही लिखा जाना आवश्यक है। यदि कुछ भूल
त्रुटि होती है या कोई कथन असत्य है या फिर किसी प्रकार का कपट किया गया है, तो उसके परिणाम जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते। प्रविवरण में यदि भूल होती है, अज्ञानतावश की गई त्रुटि भूल कही जाती है। प्रविवरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक अभिलेख है। प्रविवरण के आधार पर ही जनता अंश या ऋण पत्र क्रय करने का अनुबंध करती है। अतः प्रविवरण में किसी भी प्रकार की भूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी प्रविवरण पर विश्वास रखकर लोग कंपनी के शेयर्स या अंशों को खरीदते हैं। यदि कंपनी के प्रविवरण में उन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है जो वैधानिक दृष्टि से होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में प्रविवरण प्रकाशित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर 5,000 रुपए तक का आर्थिक दंड किया जा सकता है। यानी यदि कोई भूल से कुछ रह जाए या फिर भूल से कोई त्रुटि हो जाए, तो ऐसे समय प्रकाशन करने वाला और प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 रुपए का आर्थिक दंड देना पड़ता है। फिर है प्रविवरण में यदि असत्य कथन हो या कपट हो, तो धोखा देने के उद्देश्य से जानबूझकर तथ्यों का गलत विवरण प्रस्तुत करना असत्य कथन कहलाता है। कपट से आशय स्वयं के लाभ के लिए दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाना है। तो प्रविवरण में प्रकाशित समस्त तथ्य सत्य व कपट रहित होना चाहिए, क्योंकि प्रविवरण को पढ़कर ही जनता अंश क्रय करने का निर्णय करती है। यदि किसी व्यक्ति ने असत्य कथन एवं कपट पूर्ण प्रविवरण को पढ़कर अंश या ऋण पत्र क्रय कर लिए हैं, तो उसे निम्न अधिकार प्राप्त है। मान लो अंश या ऋण पत्र खरीदने वाले ने वो कपट पूर्ण कथन पढ़ भी लिए हैं, लेकिन वो उस समय नहीं समझ पाया है, तो उसको 2 अधिकार प्राप्त हैं। पहला है अनुबंध को तोड़ने का अधिकार, यानी जो कंपनी के साथ अनुबंध किया है उसको तोड़ने का उसको अधिकार है। और दूसरा है क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, यानी जो उसके गलत लिखने से हानि हुई होगी उसको उस हानि को पूरा करने का उसका अधिकार है। तो यदि प्रविवरण में असत्य कथन है, तो जो दोषी व्यक्ति है उसको 2 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपए का दंड, अर्थदंड या फिर दोनों सजाएं हो सकती है। यानी 2 वर्ष तक कारावास और 5,000 रुपए का आर्थिक दंड, इनमें से कोई एक या फिर दोनों सजाएं उसको मिल सकती है यदि उसने प्रविवरण में असत्य कथन लिखा हो। और दूसरा है इसी प्रकार कपटपूर्ण कथन यदि किया हो, तो उस दशा में 5 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए का अर्थदंड या फिर दोनों दंड उसको दिए जा सकते हैं। तो आज हमारा 7th चैप्टर कंपनी का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, इसमें हमने आज हमारा ये लेसन यही समाप्त होता है। आगे की पढ़ाई अच्छी से करने के लिए देखते रहिए सुश्री क्लासेस, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू।